In this video lecture we deals with the two topics. First one is laws of thermodynamics, जिसके अंदर हम दो लॉ के बारे में बात करेंगे, zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. And second will be our objective will be to deal with some application of first law of thermodynamics. तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक्स के साथ, जो कि है हमारा zeroth law of thermodynamics. ये जो लॉ है ये आपका RS फॉलोअर ने दिया था 1931 में, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि यदि दो बॉडीज टेम्परेचर इक्वालिटी के अंदर है, देन अगर तीसरी बॉडी को भी इनके कांटेक्ट में लाया जाता है, देन ईच बॉडी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा टेम्परेचर कैलकुलेशन बेस्ड इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट बेस्ड है. अब अगर हम बात करें इसकी एक और एप्लीकेशन के बारे में, इसको किसी और तरीके से समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडी हैं जो कि कांटेक्ट में नहीं है, और अगर हम उनके साथ एक थर्मोमीटर को कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो फिर हम तब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे जब तक थर्मोमीटर सेम रीडिंग ना दे दे. दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट फॉर अचीविंग थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ से आप फिगर से चेक कर सकते हैं. यहाँ पे दो बॉडी दी हुई है. एक आयरन की है, आयरन जो कि 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, जबकि कॉपर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है. अब अगर हम यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं, तो और हम एक तीसरी बॉडी जो कि एक थर्मोमीटर है उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब थर्मोमीटर हमें दोनों की सेम रीडिंग देना स्टार्ट कर दे. ये हम अपनी सेकंड फिगर से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन और कॉपर का जो टेम्परेचर है वो अब 60 डिग्री हो गया है. तो इस तरीके से हम इस लॉ को समझ सकते हैं कि ये जो लॉ है ये इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, और इसी लॉ के ऊपर सारी जो टेम्परेचर मेजरमेंट है बेस होती है. नेक्स्ट अवर टॉपिक विल बी हीट. अब हीट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि दो सिस्टम के बीच ट्रांसफ़र होती है. अभी जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम के बीच, इससे क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं सिस्टम या सराउंडिंग के वजह से. अभी ट्रांसफ़र का जो चेंज है या हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो रही है. ये हम अपनी फिगर से चेक कर सकते हैं. यहाँ पर दो सिस्टम के बीच हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे सिस्टम या सराउंडिंग के बीच कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं. अब क्योंकि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो हम इसकी जो यूनिट है वो जूल में ले सकते हैं. इसकी एक और यूनिट है जो कि कैलोरी में जनरली कैलोरी यूज़ होती है. अब अगर कैलोरी की हम डेफिनेशन चेक करें, तो कैलोरी की डेफिनेशन कह सकते हैं कि 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस. 1 calorie is equal to 1 food calorie. Also it is equal to 1000 calorie. तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं. तो कैलोरी क्या है? कैलोरी है कि एक ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है दैट इज़ 1 कैलोरी. दिस फिगर शोज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि आपका जो ट्रांसफ़र है हीट का वो किस किस तरीके से हो सकता है. तो 3 तरीके के मोड दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपका हीट ट्रांसफ़र हो सकता है. वन इज़ कंडक्शन, अनदर वन इज़ कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन. तो 3 तरीके से आपका हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट है, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree. यानी किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो आपकी जो कहलाएगी
स्पेसिफिक हीट, जिसको हिंदी में हम विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट added into a body of mass m to change temperature of amount delta t is given by q is equals to mc delta t। यानी यहाँ पर एक अमाउंट है, मास है n, उसके टेम्परेचर डेल्टा टी अगर आप रेज करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होगा q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ पर जो कैपिटल C है ये आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और जो कि डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर, आपके मटेरियल और जो यूनिट यूज हुई है उसके ऊपर। अब ये दो तरीके की स्पेसिफिक हीट आपकी होती है, वन इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों की डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम है कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहीं अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मेयर इक्वेशन के थ्रू भी आप ये पता कर सकते हैं कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी वर्क। अब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो दो फॉर्म में हो रही है, वन इज़ हीट एंड अदर वन इज़ वर्क। अब अगर ये हीट जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है अगर ये हीट नहीं है देन इट इज़ नोन एज वर्क। वर्क क्या है ये हम एक फिगर के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पर एक पिस्टन दिया हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है। यदि हम इस पिस्टन का जो वेट है वो हम हटा देते हैं, वहाँ से कुछ वेट को हटा देते हैं, तो पिस्टन क्या होगा, स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है दैट इज़ नोन एज वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव वर्क है तो ये सिस्टम पे किया गया कार्य है। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय सिस्टम, जिसका जो सॉल इफेक्ट है वो क्या है, सिस्टम के वेट को राइज करना है, सिस्टम के वेट को राइज करना है। तो अगर हम इसी फिगर को चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास पिस्टन में सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई वेट है उसको हमने रिमूव कर दिया है, तो जो पिस्टन है वो डेल्टा वाई डिस्टेंस मूव कर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मानते हैं यानी रिवर्सिबल प्रोसेस माने, तो हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा था दैट इज पी ए, जहाँ पे पी क्या है, कैपिटल पी क्या है, प्रेशर है, गैस जो एक्सर्ट कर रही है पिस्टन के ऊपर, और ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, और यू कैन इंटरनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, और यू कैन से द एरिया ऑफ द पिस्टन। ना तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा डी वाई, और जो हमारा फोर्स है दैट इज पी ए। तो हमारा टोटल वर्क जो एलिमेंटल वर्क आ गया, जो कि हमारा पिस्टन डेल्टा वाई डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा वाई डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उस वजह से हमारा जो एलिमेंटल वर्क आ गया डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ए डी वाई, जहाँ पे ए इंटू अगर ए इंटू डी वाई देखें तो दैट इज़ द वॉल्यूम जो कि चेंज हुआ है आपके पिस्टन के अपर डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में ए इंटू डी वाई, और ए इंटू डी वाई क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डी वाई। सो फॉर ए क्लोज सिस्टम, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक क्लोज सिस्टम मान लें, क्लोज सिस्टम क्या होगा कि जहाँ पे केवल और केवल जो एनर्जी है वो वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो मास जो है वो कांस्टेंट है, देन वी कैन से दैट द डब्ल्यू इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व 1 to 2, जो कि आपको फिगर में शो हो रहा है। अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, एरिया जो है आपका 1 to 2 कर्व के नीचे जो एरिया है दैट इज इक्वल टू पी इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा V, यानी हमें कंप्लीट, अभी हमने इससे पहले हमने एलिमेंटल वर्क कैलकुलेट किया, देन हम ये अब हम कंप्लीट या जनरलाइज इस वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज P इंटू डेल्टा V, जहाँ पे वर्क की जो यूनिट है वो है आपकी जूल। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन हमारे कुछ इस तरीके से होंगे कि जो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, दैट इट इज़ नोन एज या इट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव, यानी हमें ये नेगेटिव कंसिडर करेंगे, तो जो अमाउंट होगा वो नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है देन इट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव। यही अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट का जो साइन कन्वेंशन होगा, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर अंदर हीट ट्रांसफ़र की जा रही है, देन इट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट को निकाला जा रहा है या विड्रॉ किया जा रहा है, देन इट इज़ कंसिडर एज नेगेटिव क्वांटिटी। अब हीट और वर्क के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ये चेक करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है, दोनों ही हीट और वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, और जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। लेकिन इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम एज दे क्रॉस द बाउंड्रीज, सो वी कैन से दैट बोथ क्वांटिटी हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, यानी ये जो है आपके लास्ट पॉइंट के, ये आपकी बाउंड्री फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करेंगे, इनका जो अमाउंट है वो बाउंड्री फिनोमेना के ऊपर डिपेंड करेगा। सिस्टम पजेस एनर्जी बट नॉट हीट और वर्क, यानी जो सिस्टम है वो एनर्जी को पजेस करता है, एनर्जी सिस्टम से एनर्जी निकलेगी, बट ये नहीं है कि हीट, ना कि हीट या वर्क की फॉर्म में। बोथ आर एसोसिएटेड विद ए प्रोसेस नॉट ए स्टेट। ये जो आपका हीट या वर्क है, इनका जो ट्रांसफ़र है ये पूरे एक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर। पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर इनका कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि स्टेट के ऊपर यहाँ पर कोई डेफिनेशन या कोई डिफाइंड क्वांटिटी हम नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रोसेस के लिए एक डिफाइंड क्वांटिटी है। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो ये एक पाथ फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पाथ किस तरीके से फॉलो हो रहा है हीट ट्रांसफ़र या वर्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के दौरान। अगर हीट की बात करें तो हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, जबकि वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स व्हेन ए क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट ए कंप्लीट साइकिल द सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन। यानी अगर हम एक सिस्टम क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी इंटरेक्शन का जो समेशन होगा वो इक्वल होगा आपके समेशन ऑफ वर्क इंटरेक्शन के साथ, जो कि फिगर में आपको शो किया जा रहा है कि यहाँ पे एक क्लोज साइकिल है, यहाँ पे दिया गया है कि जो एनर्जी इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वर्क इंटरेक्शन। अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि Q नेट इज इक्वल्स टू W नेट। फर्दर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं तो हम ये पा सकते हैं कि इट इज़ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी is defined as total energy defined as sum of all the energy at a given state। जो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है वो डिफाइन कैसे होगी? टोटल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एनर्जी एट ए गिवन स्टेट।
ना टोटल एनर्जी क्या होगी, दो फॉर्म में आपकी एनर्जी कैलकुलेट होती है, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, जबकि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होंगी, ये एक पर्टिकुलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और डिग्री ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी यानी जो रैंडमनेस है वो किस तरीके से है, उसके बेस पे आपकी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कैलकुलेट होती है। जो आपकी रैंडमनेस है, इसका जो अगर हम ओवरऑल समेशन निकालें, यानी रैंडमनेस यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी का समेशन अगर हम निकालते हैं, देन इट इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और जो कि डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम डेल ई को रिप्लेस करते हैं डेल यू से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोटल जो हीट है that is equal to the randomness of at molecular structure level plus work done by the system, जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है Q is equals to W plus del U. This formula also gives the concept of conservation of energy, यानी जो एनर्जी है वो क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी एक फॉर्म में जो पहले फॉर्म में है वो Q की फॉर्म में यानी हीट की फॉर्म में है, और देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सम अमाउंट ऑफ वर्क एंड रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूलर। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ काइंड 1 यानी PMM1 क्या है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वोलेट करती है। वो मशीन क्या होगी, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड होगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि PM इज एन इमेजिनरी मशीन, जो कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डेवलप करती है, एक अमाउंट ऑफ वर्क डेवलप करेगी बिना किसी हीट इनपुट के, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी मशीन है, या हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि डिवाइस जो कि कंटिन्यूसली हीट एमिट कर रही है, बट विदाउट द इनपुट ऑफ वर्क, विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। सो हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से हम अपनी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 1 को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कि जहाँ पर हमारा कोई एक वर्क डेवलप हो रहा है बिना किसी हीट इनपुट के, या दूसरे फिगर में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है या एमिट हो रही है बिना किसी अमाउंट ऑफ वर्क कंज्यूम किए। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में इनवेरिएबली आती रहती है बीच बीच में। सो हम ये देखते हैं ये एंथैल्पी है क्या, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। एंथैल्पी क्या होगी, एक समेशन है आपके इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का, यानी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होंगे P इंटू वी, और इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है कैपिटल यू। तो इन दोनों का जो समेशन है दैट इज इक्वल टू नोन एज एंथैल्पी। ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करें तो देन वी कैन से दैट डेल H इज इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। Cp क्या है, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और m है आपका मास ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज एंट्रोपी। इट इज रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन एंथैल्पी का कैलकुलेशन इस तरीके से है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, जहाँ पे डेल H क्या है mCp डेल्टा T। नेक्स्ट टॉपिक, आवर टॉपिक इज एंट्रोपी। जैसे हम एंथैल्पी के बारे में चेक कर सकते हैं पहले। नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक तरीके रिलेट करती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ, और एक रैंडमनेस है मोलिकुलर स्ट्रक्चर लेवल पे,
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस कम है, इसलिए जो एंट्रोपी होगी सॉलिड के अंदर सबसे कम होगी। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो क्योंकि गैस में मॉलिक्यूलर लेवल पे रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एंट्रोपी है गैस की केस में सबसे हाईएस्ट होगी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी आपकी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, बट ये मेजर की जा सकती है कोई प्रोसेस अगर चेंज हो रहा है उसके थ्रू आपकी एंट्रोपी मेजर की जा सकती है। या आप एक डायग्राम के थ्रू चेक कर सकते हैं। एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर टी। सो डायरेक्टली एक अमाउंट नहीं है जो कि कैलकुलेट किया जाता है, बट डिपेंड कर रहा है ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी। नाउ अगर हम बात करें हीट ट्रांसफ़र का हमारी गिवन फिगर के लिए, तो देन इट इज़ इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा एस, वेयर एस इज डेल एस इज नोन एज चेंज इन एंट्रोपी। तो हम यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं अपना टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के थ्रू। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के अंडर जो भी एरिया कवर हो रहा है दैट इज़ नोन एज हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र क्या होगा हमारा इस केस के लिए? इंटीग्रेशन 1 to 2 T into delta S, where del S is known as change in entropy. Also another figure, another formula is given to calculate the change in entropy. यूनिट जो होगी आपकी ऊपर आप डेल एस इजिकल्स टू डेल क्यू ओवर टी से चेक कर सकते हैं कि डेल क्यू की जो यूनिट होगी वो किलो जूल होगी या जूल होगी, और नीचे जो टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो केल्विन होगी। सो हमारी जो एंट्रोपी की जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर केल्विन होगी। नेक्स्ट है कि हमारे इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पांच प्रोसेस के ऊपर डिफाइन की गई हैं। जो एप्लीकेशन है ये क्लोज सिस्टम के लिए दी गई हैं। पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोचोरिक प्रोसेस। सेकेंड वन इज रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड वन इज रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। Fourth one is reversible adiabatic process also known as isentropic process, and the final one is polytropic process. अब इन ये जितने भी पांच प्रोसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी के अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कैलकुलेशन हमें करनी होंगी। उन क्वांटिटीज़ में क्या है? अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। दूसरा कि हमारा जो वर्क ट्रांसफ़र है या वर्क अमाउंट है जो वो कितना है। देन हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी है, एंड एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी कितना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। सो हम ये चार पॉइंट को हर एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्लस इनका जो पीवी डायग्राम होगा वो किस तरीके से शो हो रहा है वो हम देखेंगे। पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम। जितने भी प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्लस एक क्लोज सिस्टम के लिए कैलकुलेट किए गए हैं। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। सो अगर हम बात करें एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारा जो फॉर्मूला था वर्क के लिए, जो फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P इंटू डेल V, जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है? ज़ीरो है। सो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम Q की बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट क्या था? इट इज़ अ समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब वर्क डन हमारा जीरो हो गया इस केस में। इंटरनल एनर्जी हमारी U2 माइनस U1 हो जाएगी। वेयर इंटरनल एनर्जी के हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, तो फॉर्मूला था mCV डेल्टा T। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या है? प्रोसेस सिस्टम क्या है? स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 और T2। स्टेट 1 के ऊपर टेम्परेचर T1 होगा, स्टेट 2 के ऊपर टेम्परेचर T2 होगा। सो हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। वर्क हमारा ऑलरेडी जीरो है। सो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा आ जाएगा दैट इज CV डेल्टा T या CV T2 माइनस T1, जहाँ पे CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसके थ्रू ही हम अपनी एंथैल्पी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस है कांस्टेंट
प्रेशर प्रोसेस ऑल्सो नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, पीवी डायग्राम में शो किया गया है आपका प्रोसेस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है जहाँ पे सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम शो किया गया है। प्रेशर जो है P1 इजिकल्स टू P2 है। अब हम अगर इस केस के अंदर बात करें तो हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट होगा दैट इज सेम, डेल यू प्लस डब्लू। डब्लू की वैल्यू क्या होगी, P इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है, V2 और V1 से V2 के ऊपर जा रहा है सिस्टम। सो हमारा W की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। अब हम यहाँ से Q का अमाउंट निकाल सकते हैं। Q का अमाउंट निकालने के बाद हम अपने एंथैल्पी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। दैट एंथैल्पी इज इक्वल्स टू नोन एज समेशन ऑफ U प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो है रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय द डायग्राम like this is a constant temperature process जहाँ पे जो PV का प्रोडक्ट है दैट इज़ नोन एज कांस्टेंट। हम ये गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, PV अपॉन T इजिकल्स टू कांस्टेंट होता है हमारे पास, जहाँ पे T इज़ ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट। सो हमारा जो प्रोडक्ट हो, हमारा जो इक्वेशन बनती है वहाँ से PV इजिकल्स टू डेल्टा PV इजिकल्स टू कांस्टेंट। यहाँ हम इससे चेक कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है PV upon T which is known as constant। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए T क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज PV इज इक्वल्स टू C। ये पूरी इक्वेशन होगी जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज की जाएगी। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, P1 से P2 जा रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। सो हम यहाँ से हम इस इक्वेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि वर्क अमाउंट क्या है, इंटरनल एनर्जी अमाउंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी की वैल्यू क्या है और वर्क की वैल्यू क्या है। हम वापस आते हैं। नाउ जो कि हमने पीछे दोनों केसों में यूज किया है, क्यू का अमाउंट एज इट इज़ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्लू। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ से मिल जाता है CVT2। ना वापस फिगर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे P इक्वल्स टू C हो गया। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एक एक्सपेंशन प्रोसेस हो सकता है, एक कंप्रेशन प्रोसेस जिसके अंदर बहुत ही स्लो लेवल के ऊपर हीट अमाउंट या तो रिजेक्ट किया जा रहा है या ऐड किया जा रहा है। इस फॉर्मूले के थ्रू ये कैलकुलेशन दी गई है एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, जहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू अगर हम बात करें डेल यू क्या है, CP डेल्टा T। नाउ CP डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर इज ज़ीरो। सो यहाँ से हमारे पास डेल यू की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई है, प्लस डब्लू। ना डब्लू की कैलकुलेशन हमें करनी है, डब्लू इज गिवन बाय दिस वन। इस केस के अंदर क्या है, PV इक्वल्स टू C है जो कि हमने अभी चेक किया था ना। P की इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए P इक्वल्स टू CV, जहाँ पे C एक कांस्टेंट है, P की वैल्यू को रिप्लेस करते हुए ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ से देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ C log V2 अपॉन V1, जहाँ पे हम C की वैल्यू को पुट कर सकते हैं।
इस तरीके से हम W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 V1 log V2 अपॉन V1, या दूसरे केस में P2 V2 log V2 अपॉन V1। और इस तरीके से क्योंकि हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो है, तो हम इस केस में यहाँ से कह सकते हैं कि Q इज़ इक्वल्स टू W, और W की जो वैल्यू आ गई है, W की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो भी कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट आवर प्रोसेस इज एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो कि सिमिलर कर दिए गए हैं, बट जो स्लोप है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोर स्टीपर होगा आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पे आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं, सिमिलर इक्वेशंस है जो कि हम पीछे प्रोसेस में यूज़ कर रहे थे। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ ज़ीरो। एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मतलब यही होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा आपका, इस केस के लिए ज़ीरो होगा। सो Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा जो कि है हमारा Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W। नाउ Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो हम यहाँ से कह सकते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस डेल U also W is given by this formula। नेक्स्ट यहाँ से अभी हमने जो पीछे कैलकुलेशन की है इसके थ्रू हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे, W की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल W इज गिवन बाय सेम, देन PV। नाउ जो इक्वेशन गवर्न की जाएगी, अब यहाँ पे PV गामा इज इक्वल्स टू C, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे जो इक्वेशन होगी, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं PV इक्वल्स टू C, ये अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो इक्वेशन काम करेगी हमारे वो होगी दैट इज़ PV गामा इक्वल्स टू C, जहाँ पे गामा क्या है, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स है। गामा आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक इंडेक्स। जहाँ पे W की वैल्यू हम PV इक्वल्स टू C, P की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी दैट इज़ C अपॉन V की पावर गामा। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन है, देन W की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी this will give you the value of the W। PV W is equals to PV V1 P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1, when gamma is the isentropic index, or if we are using PV is equals to gamma RT, then we can say that it is W, the value of W is R into T1 minus T2 upon gamma minus 1। ये हमारे जो फॉर्मूले हैं इनका हम यूज़ करके फर्दर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर।
ये जो ऊपर की कैलकुलेशन है ये इन फॉर्मूले का यूज करके की गई है। सो हम चेक कर सकते हैं पीछे से दोबारा से। then W is given by these formulas and जहाँ पे पी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशंस यूज हुए हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पीछे के जितने भी 4 प्रोसेस हमने देखे हैं इनके जनरलाइज फॉर्म है, जहाँ पे हम किसी भी प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह सकते हैं, जहाँ पे इंडेक्स जो होगा, जो हमने अभी देखा था गामा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, लेकिन कोई भी जनरल प्रोसेस हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। इस फिगर के थ्रू हम ये इस डायग्राम के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक गैस इक्वेशन दी गई है, एक जनरल प्रोसेस को डिफाइन किया गया है PV n=C, जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तो n की वैल्यू =0। अब अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारी जो इक्वेशन है n की जो वैल्यू हो गई 0 हो गई, तो p की वैल्यू जो आ गई हमारे पास c हो गई, P=C। अगर n की वैल्यू 1 है देन द प्रोसेस इज नोन एज थर्मल प्रोसेस वेयर PV=C। अगर n की वैल्यू गामा है देन इट इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इफ n वैल्यू इज इन्फिनिटी देन द V=C। ये हम यहाँ पर अपने फिगर के थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस के डायग्राम्स दिए गए हैं, किस तरीके से कौन सा प्रोसेस किस तरीके से ड्रॉ होगा।